चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। किस ऑप्शन में आप जो बॉडी है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और क्यों? रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन, या यानी कि अगर एक बोगी है या रेलवे ही मान लीजिए, रेल के बोगीज हैं अलग अलग और वो मूव कर रही है बगैर किसी जर्क के स्टेशन के बीच में, या कोई एक बंदर है बैठा हुआ और आदमी है उसके कंधे पे बैठा हुआ किसी सर्कुलर ट्रैक पे, एक स्पिनिंग बॉल है, क्रिकेट बॉल जो बहुत शार्पली टर्न हो रही है जब वो ग्राउंड पे टकराए, या एक टम्बलिंग बीकर है जो आपके टेबल के एज से स्लिप हुआ है। बीकर मतलब आप समझ लीजिए एक जैसे बर्तन होता है, ग्लास की तरह समझ लीजिए। तो इसका जो जवाब होगा ए और बी, इससे पहले डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो कैरेज का जो साइज है बहुत छोटा है। अगर आप दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस लें और कैरेज का आप साइज लें तो वो बहुत छोटा होगा, तो आप इसको आराम से मान सकते हैं कि ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो उसके हिसाब से मंकी का, बंदर का साइज कम होगा, तो बंदर को भी आप पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जो बॉल स्पिन हो रही है बहुत तेज, वो शार्प तरीके से टर्न हो रही है, स्पिन हो रही है, स्विंग हो रही है जब वो ग्राउंड को टच कर रही है, तब अब जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहां से यहां तक 22 से 21 फीट होता है, यहां पर आपकी बॉल है, जो डिस्टेंस है इसमें वो थोड़ा कम है, तो क्रिकेट बॉल को हम यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं मानेंगे। कई केसेस में मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है और क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया जाए कि डिस्टेंस जो है, जैसे अर्थ और सन का डिस्टेंस है, अर्थ और सन के साइज से तो हम भली भांति हमें जानकारी है इनकी, लेकिन इनका डिस्टेंस इतना बड़ा होता है कि तब इसको हम मानने लगते हैं कि बहुत छोटे हैं, राइट? ये सन और अर्थ बहुत छोटे हैं। अब अगला आते हैं हम, मान लीजिए टेबल है, यहां पर बीकर रखा हुआ है। अब बीकर और टेबल का साइज अगर आप देखें तो बड़ा कंपेरेबल है ये। आगे के आप एग्जाम्पल में देखेंगे कई जगह हम इनको पॉइंट की तरह लेंगे, लेकिन क्योंकि सवाल इस तरीके का है और अगर आप डिस्टेंस देखें टेबल से लेकर, टेबल के ऊंचाई से लेकर नीचाई तक अगर मान लीजिए, तो मुश्किल से आधा मीटर या उससे भी कम होगा, बहुत कम होगा इससे भी। बीकर का साइज उसके कंपेरेबल है, तो यहां पर आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। अब पोजीशन टाइम यानी कि एक्सटी ग्राफ, दो बच्चे हैं, चिल्ड्रन ए और बी, जो स्कूल से वापस आ रहे हैं। उनका स्कूल ओ है, ये स्कूल ओ है उनका, यहां से एक ए है एक बी है, दोनों बच्चे वापस आ रहे हैं और उनका जो घर है वो आपका एक साहब का पी है, एक का क्यू है। आपको बताना है जो करेक्ट एंट्री है इस ब्रैकेट में, चूज द करेक्ट एंट्रीज, इनमें से करेक्ट एंट्री बताना है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। अब देखें, सबसे पहले तो ये मैं ए और बी, ए की बात करता हूं। ए जो है वो जाएंगे पी। पहला है कि ए बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी ए, यानी कि ए और बी में से इसमें सही ऑप्शन चूज करना है आपको कि कौन सा क्लोजर है स्कूल से, कौन सा दूर है। तो अब देखें कि यहां से शुरुआत करेंगे तो ए जो है, ए को जाना है पी तक, तो ए यहां से यहां तक जाएगा, पी पास है, क्यू दूर है। ए बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। अब जिसको दूर जाना है वो जल्दी चलेगा, जैसे अगर बी को क्यू पे जाना है तो बी जल्दी चलेगा। ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ए। अब आप देखें कि ए साहब तो 0 से शुरू स्कूल से, लेकिन बी कहीं और थे, लेकिन ये चलते 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 यहां तक पहुंचे, लेकिन बी इतनी तेजी से चल रहे हैं कि वो यहीं पे इनको ओवरटेक करके आगे बढ़ गए, राइट? अब ए बी रीच होम एट दी सेम और डिफरेंट टाइम। जिस हिसाब से इनकी एक्सटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी हम देखें, dx by dt वेलोसिटी होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये आपकी वेलोसिटी है। जो वेलोसिटी ए दिखा रहे हैं उसके बनिस्बत बी की वेलोसिटी काफी तेज है, तो बी बड़े तेजी से चल रहे हैं, और ए बी ओवरटेक्स बी ऑन दी रोड वंस या ट्वाइस। एक बार इन्होंने यहां पर ओवरटेक कर दिया, अब ये अब इस तरह जा रहे हैं, ये इस तरह जा रहे हैं, तो देखते हैं इसका क्या है उत्तर होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि ए लिव क्लोजर टू स्कूल देन बी। क्यों? क्योंकि ए को पी तक जाना है और बी को क्यू तक जाना है, तो ए जो है उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको समझाया। दूसरा है ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। फ्रॉम, कौन जल्दी पहुंचता है कौन देर पहुंचता है वो अलग बात है, लेकिन ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, इसका मतलब ये है कि ए जो है ये है इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन बी कुछ दूरी, कुछ समय, टाइम की दूरी, यानी कि इस समय के बाद, अंतराल के बाद चल रहे हैं। तो कौन पहले चल रहा है? ए पहले चल रहे हैं। अब ए वॉक्स फास्टर देन ए, ये तो गड़बड़ गया, हो गया, अब इसको बी कर दीजिए। बी वॉक्स फास्टर देन ए। अब आप देख पा रहे हैं कि बी की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो बड़ी तेजी से चेंज कर रहा है, ए जो है थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं। फिर ए और बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। तो क्योंकि ए और बी, अब देखिए मैं जो आपको डायग्राम में समझाया, इसमें यहां तक ये इस समय पी तक पहुंच गए, टाइम देखिएगा इसका। अब मैं इस टाइम के ग्राफ, टाइम की लाइन को बनाता हूं इस तरीके से। तो टाइम जो है इनका और इनका बिल्कुल समान है, टाइम के बारे में देखिएगा, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम समय पे पहुंच रहे हैं। ये जरूर थोड़ा लेट शुरू हो रहे हैं, ये जरूर थोड़ा जल्दी शुरू हो रहे हैं, लेकिन पहुंच दोनों सेम टाइम पे रहे। एयर ये ओवरटेक बी ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये है कि ए ओवरटेक्स, या ये कहें बी ओवरटेक्स ए वंस ऑन द रोड, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन आपको एक बार मिला है इस तरीके से यहां पर, क्योंकि ये तो पहुंच चुके ना, तो यहां पर आप इन दोनों जगह ये बी है, राइट। तो अब आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन खैर मैंने आपको वहां दे दिया, लेकिन एक्सटी ग्राफ में देखें, इस एक्सटी ग्राफ को अगर मैं बताऊं तो आप देखें जो डिस्टेंस ओपी है वो ज्यादा बड़ी है, वो छोटी है ओक्यू से। तो डिस्टेंस जो है स्कूल का ए के बनिस्बत अगर बी को कंपेयर किया जाए तो ए का डिस्टेंस कम है। आप देखें जब ए जब चल रहे हैं तो एक्स भी जीरो है, टी भी जीरो, टाइम जीरो, एक्स जीरो है, लेकिन जब बी चल रहे हैं तो ये वो इस जगह से चल रहे हैं, इसका मतलब ये सेम टाइम पे नहीं चले। ए ने जल्दी जर्नी शुरू की अपने बी से। इसके अलावा जो एक्सटी ग्राफ है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है एक का ऐसा है, एक का ऐसा है। स्लोप किसका ज्यादा है? बी का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ए से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब जो स्लोप है एक्सटी ग्राफ का वो आपको क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है, स्पीड बताता है। जितना ज्यादा स्लोप होगा इसका मतलब इतनी ज्यादा स्पीड होगी। और किसकी ज्यादा स्पीड है? बी की, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। ये स्लोप है, ये एंगल स्लोप है tan थीटा। अब क्योंकि ये दोनों लाइनें जो है पॉइंट है ये एक साथ खत्म हो रहे हैं, यानी कि ये टाइम बिल्कुल सेम है, इसका मतलब वो अपने दोनों एक साथ अपने एक ही टाइम पे घर पहुंच रहे हैं। उसके अलावा बी तो ए तो यूं चल देते हैं, बी इसके बाद चल रहे हैं। अब बी की स्पीड जैसे मैंने आपको बताया बड़ी तेज है। अब एक पॉइंट का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये एक बार मिलेंगे या एक बार ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद ये पहुंच चुके होंगे। A woman starts from her home at 9 AM. एक महिला है जो अपने घर से 9 बजे शुरुआत करती है। वो जिनकी वॉकिंग स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक स्ट्रेट रोड है, और वो अपने ऑफिस जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है वहां तक जाती है। उसके बाद ये ऑफिस में रहती है 5 बजे तक, 9 से 5 का इनका ऑफिस अगर ऐसा है, और फिर ये जब वापस लौटती है तो ये ऑटो ले लेती है। उसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको एक तो स्केल सुटेबल चूज करने हैं और प्लॉट करना है एक्सटी ग्राफ इनके मोशन के हिसाब से। तो अगर मैं इसको समझाऊं यहां पर, पहले इसको देख लेते हैं। ये आपका टाइम है, ये आपका एक्स है। इस एक्सटी ग्राफ में वो 9 बजे शुरुआत करती है। अब हमारा क्या है, 9 बजे से 5 बजे तक तो आपको बता ही दिया गया। उसके बाद लौटते लौटते हम 6 बजा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 9 से लेकर 6 तक के बीच में टाइम को बनाएंगे।
तो आप क्या करें, इसमें एक एक घंटे का अंतर दे दें, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो ये स्केल हमने 1 घंटे का 1 पॉइंट स्केल ले लिया। यहां पर जो स्पीड है, आप अगर नापना है हमें, क्योंकि एक्सटी ग्राफ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दिया हुआ है। अब कोई भी डिस्टेंस आप देखिए 5 से ऊपर नहीं है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा भी आपके पास है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 5 से ऊपर नहीं है। तो 5 तक ले लेते हैं इसमें, और इसको 1, 1, 2, 3, 4, 5 में डिवाइड कर देते हैं। तो हुआ क्या कि 9 बजे से इन्होंने शुरुआत की, 9:30 तक ये यहां पर पहुंच गई, इस जगह पर 5 किलोमीटर। उसके बाद इस दूरी पे ये 5 बजे तक रही। फिर उसके बाद इन्होंने ऑटो किया, और ऑटो करते ही ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ये वापस किस जगह पे आ गई, मतलब इसी जगह जीरो पे, मतलब जहां से शुरू हुआ घर पे ही आ गई, इस जगह हम जीरो ले आए, राइट। तो अब कितना समय लगा, 6 मिनट लगा, वो मैं अभी कैलकुलेट करूंगा, लेकिन फिलहाल आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले स्पीड जो है, क्योंकि वॉक करती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और डिस्टेंस इनका बताया गया है कि 2.5 किलोमीटर है। हम जानते हैं टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 2.5 बाय 5, 0.5 आवर आ रहा है। 0.5 आवर का मतलब होता है आधा घंटा, 30 मिनट। अब जब ये वापस आती हैं तो ऑटो से आती है जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर एन आवर। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस वही रहेगा 2.5 किलोमीटर, और जो स्पीड है वो हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, डिवाइड करेंगे 1/10 आएगा, यानी कि 0.1 आवर। 0.1 आवर का मतलब होता है, 0.1 आवर को अगर आपको मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आपका 6 मिनट आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अब ये 6 मिनट हम निकालेंगे, तो यहां से यहां तक आने में इनको 6 मिनट, मतलब इसको आप 6 मिनट पे, मतलब 5 बजे से 6 मिनट पे आप इसको लाइनों को जोड़ देंगे। एक शराबी है, नैरो लेन में ये चल रहे हैं, और ये 5 स्टेप आगे जाते हैं, और क्योंकि शराब का नशा है इनका, 3 स्टेप्स पीछे आ जाते हैं। फिर ये 5 स्टेप आगे बढ़ाते हैं, फिर 3 स्टेप पीछे आ जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ाया, 5 बढ़ाते हैं और 3 स्टेप, 1, 2, 1, 2, 3 वापिस आ गए। फिर 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ाया, फिर 1, 2, 3 वापिस आ गए। यहाँ पे हर एक स्टेप जो है 1 मीटर का है इनका, और ये 1 सेकंड लेता है। आपको एक एक्सटी ग्राफ बनाना है इस मोशन का। एक और चीज इसमें, जब आप ग्राफ बना लेंगे तो ग्राफिकली या और किसी तरीके से आपको ये बताना है कि, क्योंकि शराब जो पीते हैं या शराबी जो होते हैं उनका हश्र यही होता है कि वो गड्ढे में गिर जाते हैं, इसलिए कभी भी ये काम मत करिए, ये बहुत गलत और बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो आप इनको बताना है कि जो शराबी हैं ये गड्ढे में, एक गड्ढा है आने वाला, एक ऐसी चीज आने वाली, आप कह दीजिए कि वो सीवेज है, उसमें गिरने वाले हैं, जो 13 मीटर है। इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो पहले तो मैं आपको इस ग्राफ को समझा दूं, है। अब आप देखिए हो क्या रहा है कि हमने ये यहां से यहां तक हमने टाइम ले लिया, और यहां से यहां तक हमने आपका डिस्टेंस ले लिया। हो ये रहा है कि शुरुआत में ये 5 स्टेप बढ़ते हैं, 5 सेकंड लगे इनको, तो इस 5 सेकंड पे हमने ये बनाया, और 5 सेकंड पे ये 5 मीटर चले जाते हैं, ये आपका 5 मीटर है, 5 सेकंड में 5 मीटर चलेंगे। लेकिन अगले अगले क्योंकि 3 स्टेप लेंगे आगे, किस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 3 सेकंड में ये फिर वापस चले आते हैं, कहां पर आ गए, वापस, क्योंकि 5 में से आप 3 हटाएं तो ये 2 पे आ जाएंगे, तो ये 2 पे आ गए, देखिए इस 2 पे आ गए। तो इस दरमियान ये कितने चले, पीछे की तरफ 2, इसलिए हमने इसको स्लोप नीचे बनाया। फिर उसके बाद यही काम करिए, 8 में 5 जोड़िए, इस तरीके से आगे बढ़ाइए। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, क्योंकि फिर ये 3 पीछे आ जाते हैं, तो 3 पीछे कर दीजिए, यानी कि 13 में 3 जो भी आपका वैल्यू आती है उसमें से केवल आप 2 जोड़ेंगे, यानी 3 स्टेप तो पीछे चलेगा ना वो, तो 13 में 15 जोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, 2 जोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, एक तरीके से ये ज़िगज़ैग ग्राफ बनेगा। अब आप देखें कि ये साहब इधर में गड्ढे में गिर जाते हैं, तो आप इसको जरा समझते हैं। तो डिस्टेंस जो ये कवर कर रहे हैं एक स्टेप पे, ये 1 मीटर दिया हुआ है, टाइम ये 1 सेकंड लेते हैं। 5 मीटर के लिए कितना लगेगा, 5 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड, 5 मीटर 5 सेकंड। अब 3 मीटर ये पीछे भी आते हैं, तो 3 सेकंड लग रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 आगे बढ़े,
1 2 3 4 5 और 1 2 3 पीछे आ गए, तो कवर तो इन्होंने 2 ही किया ना, हर बार ये केवल 2 का ही कवर कर पाते हैं, हर बार ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। अच्छा, नेट टाइम कितना लगा 2 मीटर के लिए? 5 ये आगे बढ़े लेकिन 3 ये पीछे भी गए, कुल मिला के इन्होंने 8 सेकंड लिए केवल 2 मीटर को कवर करने के लिए। तो ड्रंकार्ड जो है, शराबी 2 मीटर 8 सेकंड में चल रहे हैं। अब 2 मीटर 8 सेकंड में, तो 4 मीटर कितने में? 16 सेकंड में। आप इसे अंदाजा लगा लीजिए, 2 मीटर इन 8 सेकंड, तो 4 मीटर 8 इंटू 2 यानी कि 16 सेकंड। अब ड्रंकार्ड कवर करते हैं 6 मीटर को, अगर 6 मीटर आप मान लें तो ये 24 हो गया, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। 8 मीटर कितने में कवर करते हैं? 32 सेकंड। हमको निकालना है 13 मीटर। 13 मीटर इस ग्राफ से बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यहां से ही ले रहा हूं मैं, 5 सेकंड में, यानी कि अब ये पहुंच गए 8 मीटर तक। 8 मीटर के बाद इनको 5 और चाहिए ताकि ये 13 पे जाए। तो अगला जो 5 सेकंड है, ये कितना करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 5 मीटर, क्योंकि 5 सेकंड है। अगर 5 सेकंड में देखें तो 5 मीटर कवर करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 13 मीटर। और फिर ये गड्ढे में गिर जाएंगे। तो नेट कितना समय लगा इनको? 32 सेकंड। ये तो लग ही गया था, यहां तक हम 8 मीटर तक आ गए थे। उसके बाद और 5 मीटर चलने के लिए जो हमने समय बताया 5, वो 5 सेकंड जोड़ दीजिए, यानी कि 37 सेकंड लग जाएंगे। कुल मिला के 37 सेकंड लगेंगे। एक जेट एयरप्लेन है, वो ट्रैवल कर रहा है, स्पीड उसकी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो इजेक्शन मतलब बाहर फेंकना, जो प्लेन इस तरीके से जब चलता है तो पीछे ये कंबशन का जो भी प्रोडक्ट ये रिलीज कर रहे हैं, उसका स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जेट प्लेन के रिलेटिव, ध्यान रखिएगा, जेट प्लेन के रिलेटिव है ये। आपको स्पीड बतानी है लैटर की, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अभी एक साहब यहां पर खड़े हुए, आपने इसकी स्पीड देख ली, इनकी 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो कंबशन पीछे आ रहा है, इजेक्शन हो रहा है, उसका 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये रिलेटिव है। एक साहब यहां खड़े हैं, वो उनको ये स्पीड कैसी दिखाई देगी? राइट। अब देखिए, ये हवाई जहाज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कंबशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्लस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो माइनस होता है। तो अब कैसे होगा ये? आपको क्लियर पता चल गया होगा कि 1000 आंसर आने वाला है ना, 1500 को 500 से माइनस करेंगे, है ना। ये तो क्लियर हो गया, यहां से मैंने आपको जवाब ही दे दिया। लेकिन इसको फॉर्मली कैसे करेंगे? रिलेटिविटी हम इसमें लाते हैं और हम देखेंगे इसका बाकायदा साइन आएगा। साइन जो है नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा? देखिए, स्पीड जो जेट एयरप्लेन की है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी कि जो कंबशन हो रहा है, जो पीछे वो जो इजेक्शन कर रहा है, उसकी रिलेटिव स्पीड क्या है? अब देखिए, अगर मैं इसको स्पीड मानता हूं प्लस, तो मुझे इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, यानी ये 500 है तो ये माइनस 1500 किलोमीटर प्रति घंटा मानना पड़ेगा। ओके। अब जो साहब खड़े हुए हैं ग्राउंड में, मान लीजिए उनको स्पीड लग रही है v, स्मोक की, या जो भी आप कहें कंबशन इजेक्शन हो रहा है, v डैश मान लीजिए। अब जो रिलेटिव स्पीड होती है प्रोडक्ट जो पीछे की तरफ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन, क्या होती है? v स्मोक क्या होगी? जो आपको ग्राउंड पे दिख रहा है माइनस वी जेड, वी स्मोक यही तो है। अब 1500 इसकी स्पीड है, वी स्मोक हमको निकालना है, 500 दिया हुआ है, वी स्मोक यहां से माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन है कंबशन का वो अपोजिट है ट्रेन के मोशन से। एक कार मूव कर रही है, एक स्ट्रेट हाईवे है, उसका स्पीड दिया हुआ है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको स्टॉप में लाया गया, यानी कि ब्रेक लगाया गया, इसको स्टॉप में लाया गया। डिस्टेंस है इसका 200 मीटर। 200 मीटर चल के ये रुक जाती है। आपको ये जो रोका गया है, डी एक्सेलरेशन हुआ है या जो रिटार्डेशन हुआ है इस कार का, आपको बताना है, ये समझना है कि ये रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म तरीके से हुआ है, और कितना समय ये लेगा उसको, कितना समय ये कार लेगी ताकि वो पूरी तरीके से विराम में आ जाए, शांत हो जाए या रुक जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5/18 से मल्टीप्लाई करिए 35, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा आपका 35 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी है इस कार की, क्योंकि ये कार रुक जा रही है तो v इसका 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर प्रति मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0। तो डिस्टेंस जो कार कवर कर रही है इससे पहले कि वो रेस्ट पे आए वो है 200 मीटर, यहां दिया हुआ।
हम मानते हैं एक्सेलरेशन ए है। जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s es होता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए आप। वैल्यू है आपकी अब 2, देखिए v ये 0 है, ये 35 है, यहां से हमने ले लिया। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, हम यहां से निकाल लेंगे, हमारे पास वैल्यूज है तो -3.06 आएगा इसमें। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इसमें हमारे पास क्या क्या है, v है, u है, a भी है। अब टाइम पता करना है, तो टाइम क्या होगा, v माइनस यू बाय। आप v माइनस यू निकालेंगे तो -35, एक्सेलरेशन माइनस में है ही 11.44 सेकंड पे ये रेस्ट पे आ जाएगी। दो ट्रेन है ए और बी, इनकी लेंथ है 400 मीटर। ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स, यानी कि एक इस ट्रैक पे जा रही है, एक इस ट्रैक पे जा रही है। यूनिफॉर्म स्पीड है इनकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये मीटर में दिया है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इन द सेम डायरेक्शन। अब विथ ए अहेड ऑफ बी, अब इसमें सवाल ये है कि पैरेलल ट्रैक्स में तो जा रही है, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, और ए जो है थोड़ी आगे है बी से। अब ड्राइवर जो बी के हैं वो कह रहे हैं देखिए साहब हम तो पीछे हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, या उनको कोई ऐसा सिग्नल मिला कि इनको आगे बढ़ना है, और ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा देते हैं। यदि 50 सेकंड के बाद जो गार्ड है बी के, वो ये देखते हैं कि वो एक आगे जो इनसे ट्रेन चल रही थी उसके गार्ड ये देखते हैं कि हाँ हम इसके इंजन से आगे निकल गए, ड्राइवर से आगे निकल गए। आपका ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था इनके बीच में, ये निकालना है। तो पहले हम ट्रेन ए को लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम जो है वो आपका 50 सेकंड है। क्यों? क्योंकि 50 सेकंड बाद ये ओवरटेकिंग हो रही है, तो टाइम हमने लिया 50 सेकंड। एक्सेलरेशन क्योंकि बताया गया कि दोनों ही यूनिफॉर्म स्पीड से है, तो एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से है। तो जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S1 और A1 हमने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले के बारे में बात हो रही है। तो A ने कितना कवर किया डिस्टेंस, S1, A ने S1 डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए, तो ये वैल्यू सब डालेंगे, हमको A का डिस्टेंस पता चल जाएगा 1000 मीटर। अब बात करते हैं B की। B चल तो रही थी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, जो कि जो पहले A की भी थी, लेकिन एक्सेलरेशन ये अब यूनिफॉर्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हमको आगे निकलना है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनका एक्सेलरेशन हो गया। टाइम वही है 50 सेकंड। फिर से हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे, यहां पर हम S2 कर देते हैं, यहां पर रखेंगे तो 2250 मीटर। अब 2250 मीटर उन्होंने चला 1000 मीटर। दोनों की ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी, 2250 को 1000 से माइनस करिए, 1250 आएगा। ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, ये ड्राइवर है ट्रेन ए और गार्ड जो है ट्रेन बी के बीच में हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस तरीके से आपका 2 वे लेन है, तो एक ही रोड है लेकिन 2 वे है इसमें, और एक कार है यहां पर, वो ट्रेवल कर रही है, स्पीड इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 2 कार्स हैं बी और सी जो अप्रोच कर रही है इस ए को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक यहां से आ रही है बी और एक यहां से आ रही है सी, अपोजिट डायरेक्शन। इनकी स्पीड दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 54 दोनों की बराबर है। किसी इंस्टेंट पे जब जो डिस्टेंस ए बी और ए सी, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है और दोनों 1 किलोमीटर है, तो बी एक कोशिश करते हैं कि मैं ए को पहले ओवरटेक कर दूं, इससे पहले कि सी ओवरटेक करे। तो क्या मिनिमम एक्सेलरेशन होगा कार बी को, कितना मिनिमम एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा ताकि एक्सीडेंट ना हो, यानी कि ये इसको ओवरटेक कर जाए और एक्सीडेंट इसके साथ या इसके साथ, क्योंकि ये दोनों मान लीजिए इस तरीके से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, तो इसको ओवरटेक करना चाहते हैं, ऐसे अपना आएंगे लाइन, इसको ओवरटेक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो वेलोसिटी जो कार ए की है वी ए, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी या घटेगी? और अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि एक ए इस तरह जा रहा है, मान लीजिए सी इस तरफ आ रहा है, तो जुड़ेगी घटेगी? अभी क्लियर हो जाएगा।
वेलोसिटी कार, हम पहले VA की बात कर लेते हैं, यानी A की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी कार VA की आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 5/18 यानी कि हमने कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 10 मीटर पर सेकंड आया। वेलोसिटी जो कार B की है VB वो है 54 और C की भी 54 है, तो 54 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखिए रिलेटिव जो वेलोसिटी है कार B की विद रिस्पेक्ट टू A, अगर आप देखिए कि अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में आ रही हैं तो इनकी स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी, एक ही में आ रही है तो आपका घट जाएगी। तो हम अगर माने कि B और A इस तरीके से हैं कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 15 - 10, क्योंकि 15 ये 10 आई, ऐसी अगर, क्योंकि अगर हमने एक को एक डायरेक्शन में माना तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है, तो वेलोसिटी कार या रिलेटिव वेलोसिटी कार C की A के साथ क्या हो जाएगी, आपको इसको एक को अगर आप प्लस मान रहे हैं तो दूसरे को माइनस मानना पड़ेगा, तो VC माइनस ऑफ माइनस VA, यानी 15 और 10 जुड़ जाएंगी। ये बहुत तेजी से, मतलब क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना, तो तेजी से जुड़ जाएगी, और अगर इस डायरेक्शन में है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं, तो बहुत तेज इसकी स्पीड होगी। अब सर्टेन डिस्टेंस पे दोनों कार B और C ये किसी एक कार के एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये भी बताया गया है कि इनकी दूरी और इनकी दूरी, A से इसकी दूरी और A से इसकी दूरी दोनों 1 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लेगा कार C। अब कार C इतने समय में, क्योंकि कार C की तो स्पीड चेंज नहीं है ना, कार C जो है वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो इसका हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। हमारे पास डिस्टेंस है, अब 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कर दिया, डिवाइड बाय 25 कर दिया, है ना, 25 इसका रिलेटिव स्पीड हो गया, तो 1000/25 किया आपने, तो आपका कितना आ गया 40 सेकंड। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक्सीडेंट अवॉइड करना है तो कार B को ये जो सेम डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 40 सेकंड में कवर कर लेना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप समझ गए, जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही वो तो अपना एक्सेलरेशन नहीं कर रही, लेकिन करना किसको है, B को ओवरटेक करना है, तो B को ये जो डिस्टेंस कवर करना है, जो मतलब 40 सेकंड इसके पास है, क्योंकि इतने देरी में ये कार यहां पहुंच जाएगी, और अगर आप इससे पहले नहीं पहुंचे तो टक्कर हो जाएगी। तो अब इन्होंने एक्सेलरेशन लगाया, तो S = UT + ½ AT स्क्वायर, यानी कि 1000 = 5 × 40, जो वैल्यूज यहाँ पर है उसको यहाँ रख देंगे, एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। दो टाउन है A और B, ये कनेक्टेड है रेगुलर बस सर्विस से। एक बस है लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी T मिनट्स, तो दो, एक A टाउन हो गया, एक B टाउन हो गया, रेगुलर बस सर्विस है इनके बीच में, और हर एक T टाइम में इस तरफ और इस तरफ बस चलने लगती है। एक आदमी है वो साइकिल कर रहा है, जो स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो A to B। वो ये देखता है कि जब वो साइकिल कर रहा होता है A से B के बीच में, वो ये देखता है कि हर एक 18 मिनट में इसकी डायरेक्शन, मोशन के डायरेक्शन में उसको एक बस दिखाई देती है, जो इसकी डायरेक्शन है मोशन की, और हर 18 मिनट में ऐसे दिखाई देती है, और हर 6 मिनट में इस तरफ से आती हुई दिखाई देती है 6 मिनट में। ये टाइम पीरियड क्या है T बस सर्विस का, और क्या स्पीड है, आप कांस्टेंट मान लीजिए, ये जो बस है वो किस स्पीड से चल रही है। तो इसको समझ गए आप, ये सवाल तो समझ गए। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं कि जो V है वो स्पीड हम मानते हैं A और B के बीच में जो बस चल रही है, हमको कहा गया कि यह आप यूनिफॉर्म मानिए। साइक्लिस्ट की स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो बस इस तरफ चल रही है और साइक्लिस्ट इस तरफ चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। जब साइक्लिस्ट इस तरफ चल रहा है, बस इस तरफ चल रहा है, इसका मतलब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो स्पीड घट जाएगी, मतलब आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो जो रिलेटिव स्पीड है बस की, अगर वो जो साइक्लिस्ट के डायरेक्शन में आ रही है वो क्या होगी, अगर अपोजिट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लिस्ट, तो हमारे पास क्या होगा V - V, यानी कि जो हमारी V है स्पीड है आपकी बस की, और 20 किसकी है, आपके साइक्लिस्ट की, तो V - 20। अब बस हर 18 मिनट में जाती है, 18 मिनट को जरा आवर में चेंज कर लीजिए, यानी कि 18/60 आवर कर लीजिए। डिस्टेंस कितना कवर किया बस ने, वेलोसिटी इतनी है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी मानी जाएगी क्योंकि साइक्लिस्ट देख रहा है, और 18/60 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हर समय बस जो लीव कर रही है T मिनट्स में, ये तो आपका एक डिस्टेंस कवर हो गया ना बस का पहला। अब
जो अपोजिट डायरेक्शन, देखिए हर जो बस है लीव करती है, छोड़ती है हर एक t मिनट्स में, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बस ने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने v मानी है, टाइम हमें पता नहीं है, कैपिटल टी उन्होंने दिया हुआ तो t/60, तो v इंटू t/60। तो अगर हम इसको माने तो ये भी इतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है, ये भी इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। ये रिलेटिव के टर्म्स में था, ये एक्चुअल टर्म्स में, दोनों को बराबर कर दीजिए। यहां से आप v निकाल लीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम आते हैं जो रिलेटिव स्पीड है, जब यहां डायरेक्शन है और यहां डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है, लेकिन जब ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी स्पीड घट जाती है। तो अब इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बस की जो साइक्लिस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है v+20, ये जुड़ जाएगी। अब टाइम 6 मिनट लग रहा है टाइम इन बसेस को, तो 6 मिनट यानी कि 6/60 आवर, 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में आ जाएगी। यही हम काम करेंगे। vt/60 तो है ही, vt/60 तो इसका एक्चुअल है जो यहां से निकाला हमने, ये तो है ही। लेकिन ये जो टर्म है ये कितना आएगा इस केस में, v इंटू 20 इंटू 6/60, जो कि v माइनस 20 18/60 था, यहां पर v+20 6/20, क्योंकि हम अब इस बारे में बात करें, b वाले के बारे में बात करें। a का तो हो गया, इसको इक्वेट कर देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। और उसके बाद देखेंगे कि जब इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, v का हम संज्ञा निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, संख्या v आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब हमने ये इक्वेट क्यों किया था, इसको किसी भी एक में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए या पहले वाले में डाल दीजिए, आपको इससे टाइम मिल जाएगा, 9 मिनट आएगा। एक प्लेयर है, वो एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं, इनिशियल स्पीड है उसकी 29.4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है जो एक्सेलरेशन इसमें लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये ऊपर जा रही है तो डायरेक्शन क्या लग रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन का। जब कोई चीज ऊपर या नीचे फेंकते हैं तो ग्रेविटी लगती है, तो ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहां पर एकदम ये रुकेगा और उसके बाद वापस जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन तो लगता रहेगा ग्रेविटी, और वेलोसिटी 0 है। मैं आपको समझाऊंगा अभी। आपको x = 0 लेना है, t = 0 लेना है, ये आपकी लोकेशन है, और टाइम है बॉल की, इसकी हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे आपकी बात हो रही है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको आपको पॉजिटिव लेना है एक्स एक्सिस को, और इस तरीके से साइन बताने हैं पोजीशन के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, जब बॉल अपवर्ड जा रही है और बॉल जब नीचे आ रही है, इसके बारे में बताना। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, कितनी दूरी तक ये जाएगी और कितने देर में ये वापिस आएगी। आपको दिया है g 9.8 मीटर पर सेकेंड, और एयर रेजिस्टेंस को आपको दरकिनार करना है। तो जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, जब ये ऊपर जा रही है तो इस तरफ लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डाउनवर्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ग्रेविटी तो नीचे लगती है ना, यहां पर ग्रेविटी लग रही है। अब वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट पे यूं जाके रुक के ये वापस आएगी, तो वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है, तभी तो ये नीचे आ रही है। अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता तो नीचे नहीं आती। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहां पर जो भी दूसरे पॉइंट पे कहा गया, x जो हमारा डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, चाहे ये ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है। वेलोसिटी जब ये अप जा रही है तो हमारा लेस देन 0, वेलोसिटी जब ऊपर जा रही है तो हम इसको डाउन मोशन, ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं डाउन मोशन में। और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है हर एक पॉइंट पे जब ये मोशन चल रहा है, क्योंकि ये अब ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी तो लगती रही। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको एक एक करके। कोई भी डायरेक्शन मोशन, किसी भी डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है बॉल, जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला है, वो हमेशा नीचे ही लगेगा, क्योंकि वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगी, उस पॉइंट पे रुक जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो तो लग ही रहा है, वो हर एक पॉइंट पे इधर 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 हर पॉइंट पे लगता रहेगा, जो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपवर्ड मोशन पे जब ऊपर जा रही है, जो साइन है पॉजिटिव साइन, जो पोजीशन है उसकी पॉजिटिव, साइन है वेलोसिटी का नेगेटिव, और साइन है आपके एक्स, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, यहां जाके 0 होती है ना,
यहाँ पर किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, यहाँ की जीरो होती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी इसका नेगेटिव हो गया। और साइन एक्सेलरेशन क्या हुआ, जैसे मैंने बताया हमेशा पॉजिटिव, हमेशा लग रहा है ये तो पॉजिटिव रहा। जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो पोजीशन का साइन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव। वेलोसिटी तो बढ़ रही है, यहाँ जीरो होकर फिर बढ़ रही है, ये भी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन लगी रहा है जी 9.8, ये आपको पॉजिटिव हो गया। अब हम लास्ट वाले पे आते हैं, ये कैसे आया हमारा। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 29.4, उसके बाद यहां से फेंका गया 29.4, उसके बाद ये यहां जाके रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0। लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो हमारा डायरेक्शन ये है, तो ग्रेविटी हम लेंगे, मतलब एक्सेलरेशन लेंगे -g, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - u² = 2gs या v² = u² + 2as, इसमें हम डालेंगे s निकालने की कोशिश करेंगे। u और v की वैल्यू मैंने अभी भी आपको बता दी। एक्सेलरेशन बस आपको -9.8 लेना है, 44.1 लगेगा, राइट। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें v = u + at लगाइए आप, gt, राइट। इससे आप निकाल लेंगे टाइम, ये मैं आपके ऊपर दे रहा हूं, प्लीज इसको करिए। आप देखिए टाइम आपका आएगा 3 सेकंड, 3 सेकंड में ऊपर जा रहा है, 3 सेकंड में नीचे आ रहा है, कुल मिला के 6 सेकंड लगेगा। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है, साथ में रीजंस भी देने। पहला है अ पार्टिकल इज इन वन डिमेंशन मोशन, एक डिमेंशन मोशन में जब पार्टिकल होता है तो विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट। जीरो स्पीड पे भी इस पे नॉन जीरो एक्सीलरेशन लग सकता है। जीरो स्पीड में मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, जीरो स्पीड पे वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है। कांस्टेंट स्पीड में, अगर कांस्टेंट स्पीड है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए इसका। और पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलरेशन, इसका मतलब यह है कि जो गाड़ी है या जो भी चीज है वो आपकी स्पीड अप हो रही है, इसमें तेजी बढ़ रही है। तो देखिए पहला तो हमारा ट्रू है, दूसरा हमारा फॉल्स है, तीसरा हमारा ट्रू है और चौथा हमारा फॉल्स है। कैसे? पहला है विद जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, स्पीड यहां पर जाके जीरो हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे, लेकिन अभी भी इसमें एक्सेलरेशन तो लगी रहा है ना, ग्रेविटी, राइट, जो आपके उस डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है। अगला यह है कि जो स्पीड है वो मैग्नीट्यूड होती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी का स्पीड वेलोसिटी में तब तब्दील हो जाती है जब स्पीड में आप डायरेक्शन लगा दें। वेक्टर क्वांटिटी इज वेलोसिटी। जब स्पीड जीरो होगी, जो मैग्नीट्यूड होगी वेलोसिटी की, उसके अलोंग वेलोसिटी जीरो होगी। अगला जो है, जैसे एक एग्जांपल ले, एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे में, कांस्टेंट स्पीड है और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी जीरो होगा। हमने कहा कि अगला, देखिए ये चीज आप समझ गए ना, अब अगले पे आते हैं। हमने कहा ये क्या क्या है, ट्रू फॉल्स, तो हम अगले पे आएंगे। हमने कहा कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा अगला फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है किस सिचुएशन में, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और वेलोसिटी नेगेटिव हो किसी टाइम पे, अगर ओरिजिन से शुरू करें। इसका मतलब ये है कि जितना भी टाइम, फॉर ऑल द टाइम, जब वेलोसिटी जीरो होगी, इससे पहले जो पार्टिकल है वो तो स्लो डाउन हो रहा है। ये कब होगा, जब पार्टिकल को आप ऊपर फेंकेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है अगला वाला, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव होगी। इस इंस्टेंट पे जो टाइम टेकन है उसको हमने ओरिजिन लिया। ये केस कब होगा, जब पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन से और जब वो वापस आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड किसी हाइट से। को ड्रॉप किया गया एक हाइट 90 मीटर फ्लोर पे, और ये इस दूरी से इसको ड्रॉप किया गया। हर एक कोलिजन के बाद ये एक दहाई यानी 1/10 स्पीड लूज कर जाती है। आपको स्पीड टाइम ग्राफ इसका बनाना है मोशन का, t = 0 से 12 सेकंड तक। अगर मैं आप इसको इसका ग्राफ दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है। इसमें देखिए कि जब ये गिराई गई तो बहुत तेजी से, क्योंकि 1/10 है तो बहुत कम ही आगे बढ़ेगी, तो इस तरीके से कुछ आएगा। स्पीड हमने अपना बेसिकली ये वीटी ग्राफ है, तो स्पीड हमने वाई एक्सिस में रखी है, टाइम आपका एक्स एक्सिस में है।
और क्या क्या वैल्यू आ रही है उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमको 0 से लेकर 12 तक बताया गया है, तो यहीं तक रखेंगे। एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें है। पहली चीज़ तो यह है कि बॉल को ड्रॉप किया गया, हाइट इसकी s=90 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से इसको फेंका गया है, और क्योंकि नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ग्रेविटी ही लेंगे, और ग्रेविटी भी इस साइड लगती है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, बॉल का मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन हम प्लस लेंगे। फाइनल वेलोसिटी अभी हमें पता नहीं, इसको टकराने से पहले इसकी कुछ v वेलोसिटी रही होगी, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज है, s=ut + ½ at² फॉर्मूला लगाएंगे और इससे हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। टाइम आएगा 4.29, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो टाइम आपका 4.29 आ गया। अब जो पहली इक्वेशन है मोशन की v = u + at, उसको इसमें हम दर्ज करेंगे, और हमारे पास क्योंकि t आ चुका है और v u a सबकी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम टाइम की जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं टाइम के अनुसार, क्योंकि टाइम अभी भी हमने निकाला। जैसे हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, हम देखेंगे कि ये तो वेलोसिटी है जिससे ये टकराया, उसके बाद क्योंकि 1/10 लूज कर जाती है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि 9/10 रिटेन करती है, तो 9/10 v। अब उसके बाद देखिए 9/10 तो 42.04 करेंगे तो 37.84 आएगा। उसके बाद जो टाइम इसने लिया, अगेन वो दोबारा मैक्सिमम हाइट पे जाने वाला है ना। तो जो पहली इक्वेशन है इसमें v = u + at में u जो है, अब हम ये वाली लेंगे जिससे ये जो 9/10 वेलोसिटी बची उससे कितना आगे जाएगा। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो ग्रेविटी यहाँ पर -9.8 ले लेंगे। इसका टाइम हमें पता नहीं, तो हम टाइम क्या करेंगे, t' निकालेंगे, और t' निकालते ही हम देखेंगे कि ये 3.86 आता है। 4.29 पहला टाइम था, दूसरा टाइम 3.86 है, दोनों को जोड़ेंगे 8.15। अब इस जो टाइम है एसेंट का, वही जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में टाइम लगेगा इनका, इसका मतलब ये भी 3.86 होगा। ये सेकंड टाइम जब ये इसको टकराएगा। अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 37.84, ऊपर गया, अब नीचे आया। अब जैसी वेलोसिटी 37.84 है, जब वो टकराएगा तो 9/10 इसकी कर लीजिए आप, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो अब क्योंकि हर बार ये 1/10 इसका लूज कर जाता है, तो 9/10 रहेगी, तो 34.05 आ जाएगा, 37.84 को करेंगे। अब देखिएगा 8.14 तो ये हो गया इसका टाइम, और उसके बाद हमने देखा कि ये इसका वेलोसिटी इतनी आ गई। अब सेकंड रिबाउंड के लिए कितना समय लग रहा है इसको, 8.15 प्लस ये 3.86 जोड़ दीजिए, यानी 12.01, और हमको 0 से लेकर 12 तक ही बनाना था। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो मैंने आपको स्पीड बताई है टाइम के हिसाब से, पहला टाइम आप लेंगे, देखिए यहाँ जो हमने टाइम दिया हुआ है 3.86 किस तरीके से आ रहा है, और कैसे हम इसको टोटल बना के आपका 8.15 पे ले गए, और उसके बाद हमारा 12.01 पहली ये बनी, इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद हम जो हमारी स्पीड आ रही है उसको हम लेंगे, और आखिरी मर्तबा जब इसकी ये वाली हम स्पीड लेंगे तो 34 पे यहाँ पर रखेंगे, इस जगह पे ये स्पीड रहेगी, ये स्पीड रहेगी, इस तरीके से हमारी स्पीड बनेगी। ये आपको क्लियरली बताना है एग्जाम्पल के साथ डिस्टिंक्शन क्या है। जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, एक टाइम इंटरवल के बीच में, और जो टोटल पाथ लेंथ है वो पार्टिकल कर रहा है उस सेम इंटरवल में। तो मैं क्या करके बताता हूं, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का किसी टाइम इंटरवल पे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि आप इधर से यहाँ गए, इधर से यहाँ गए, इधर से यहाँ आए, तो यहाँ ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है, या फिर पाथ, इसको जोड़ देंगे तीनों को तो इसे पाथ लेंथ कहते हैं। लेकिन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो दूरी है स्ट्रेट, यानी कि एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि टोटल पाथ लेंथ इस पार्टिकल का वो एक्चुअल लेंथ है जो ये ट्रैवल कर रहा है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल किसी ए से बी में जाता है, फिर मतलब इट कम्स बैक टू अ पॉइंट विच इज सी, तो ए से बी जाता है, बी से कहीं सी जाता है। तो अब मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूं, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। ए से वो बी गया, अब ई से सी आया, ए से बी गया, बी से सी आया, इस तरीके से समझिए आप। या फिर आप टोटल पाथ लेंथ लेना चाहें तो मान लीजिए ए सी और बी सी। तो ये जरूर आपको जानना होगा कि टोटल पाथ लेंथ जहां जहां ये जा रहा है, जैसे मैंने कहा यू 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 यू, जैसे जैसे जा रहा है तो ये पूरा जुड़ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होगा। अगला जो है उसमें है मैग्नीट्यूड, जो एवरेज वेलोसिटी की है किसी टाइम इंटरवल पे, और जो एवरेज स्पीड है उस टाइम इंटरवल पे। एवरेज स्पीड पार्टिकल की किसी इंटरवल पे वो हम टोटल पाथ लेंथ को डिवाइड करते हैं टाइम से। आपको बताना है जो ए और बी है, ये सेकेंड क्वांटिटी, मतलब जो इन दोनों इसी चीज में हम जब बात करते हैं, तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो पहले से या तो बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, छोटी नहीं होगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी हमने जो थ्योरी में देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम इंटरवल। ध्यान रखिएगा, जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो किसी भी पार्टिकल के लिए मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पर अगर AC हमारा ये डिस्टेंस है, तो AC बाई टी एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ क्या है, पूरा AB प्लस BC, यहां से यहां गए और फिर वापस आए, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, AB प्लस BC बाई टी। अब देखिए AC और AB प्लस BC में देखिए, AB प्लस BC इससे बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ये इससे छोटा नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, छोटी नहीं होगी। एक बंदा है जो वॉक कर रहा है स्ट्रेट रोड पे अपने घर से मार्केट की तरफ, 2.5 किलोमीटर, इनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है कि अगर मार्केट क्लोज है तो वो क्या करते हैं, वो इंस्टेंटली बैक की तरफ जाते हैं, यानी कि अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि अपनी स्पीड ये बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब तो इतनी मेहनत की और मार्केट क्लोज मिला। आपको इनका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है, इंटरवल जो टाइम है 0 से 30 सेकेंड, 0 से 50 मिनट्स और 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट और 0 से 40 मिनट। अब इस प्रॉपर एक्सरसाइज को आप क्यों अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड ये हो, हम एवरेज स्पीड को कहते हैं कि भाई जितना इन्होंने पूरा रास्ता तय किया उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ओके। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तब ऐसी चीज नहीं निकाल सकते। अब देखिएगा कि किस तरीके से अब इन्होंने इतना मेहनत की और क्या निकल के आता है। पहली चीज ये है कि जो टाइम इन्होंने लिया, पहले समझिए यहां से यहां तक मार्केट तक गए और फिर ये वापस चले आए। तो जब मार्केट पे गए, मार्केट जो है वो 2.5 आपका किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चले, यहां से यहां तक पूरा का पूरा 2.5 किलोमीटर है। तो 2.5 बाय 5 यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आधा घंटा लगा इनको 30 मिनट। अब इन्होंने क्या किया, जब ये इन्होंने देखा रहे मार्केट तो क्लोज है, वापस चले आए, इन्होंने स्पीड बढ़ा दी अपनी 7.5, डिस्टेंस वही रहा 2.5। तो 2.5 बाय 7.5 उसका 1/3 आवर, यानी कि 60 मिनट का 1/3, 20 मिनट आ गया। अब टोटल जर्नी में इनको यहां से यहां तक जाने में लगा 30 मिनट, यहां से वापस आने में लगा इनका 50 मिनट। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनका, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इनका बताया जा रहा है 2.5, राइट, और टाइम इनको लगा आधा घंटा। मैं यहां की बात कर रहा हूं, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, यहां से यहां तक ये गए, यहां से यहां तक 2.5 किलोमीटर आधे घंटे में, तो 5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से एवरेज स्पीड निकालें तो डिस्टेंस क्या है, ये भी 2.5 है, लगा ही आधा ही, ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ही आया। लेकिन जो टाइम होता है 50 मिनट, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको जरा आवर में चेंज करते हैं, इसको बस 60 से डिवाइड कर दीजिए, आवर में आ जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक गए और वापस आ गए। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से शुरू होते हैं वहां खत्म हो गए, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इनका 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ 2.5 और वापस 2.5, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर। एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये आधे जर्नी की थी, लेकिन पूरे जर्नी के निकालते समय आप देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि ये वापस वहीं पहुंच गए। टाइम से डिवाइड करिए आप, और उसके बाद आप देखेंगे कुछ भी करते रहिए, आप 0 ही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे 2.5 गए, फिर वापस आए, 2.5 प्लस 2.5 आपको हो गया 5, और टाइम आपका हमने देखा 50 मिनट में, ये पूरा का पूरा 50 मिनट था। 50 मिनट को हमने कन्वर्ट किया 5/6 आवर, तो 5/6 हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है इनकी, 7.5 किलोमीटर। अब डिस्टेंस जो इन्होंने ट्रेवल किया पहले 30 मिनट में वो है 2.5, और डिस्टेंस ट्रेवल किया नेक्स्ट 10 मिनट में क्या किया। अब देखिए ये जो है इनकी स्पीड बताएगी 7.5 है, ठीक। अब क्योंकि इन्होंने क्या किया, जाते समय तो इन्होंने 5 किलोमीटर प्रति घंटे रखा, वापसी में इन्होंने कर दिया ना, बढ़ा दिया स्पीड। तो अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 10 मिनट में क्या करेंगे, 10 को पहले तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि आवर में आ जाए, और 7.5 इनकी स्पीड है, तो सीधा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिस्टेंस आएगा 1.25 किलोमीटर। इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2.5 टोटल है, 1.25 या अपना 10 मिनट में चले, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1.25, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2.5, और 10 मिनट में और इसका जोड़ दीजिए 1.25, यानी कि 3.75 आ गया। अब यहां पर एवरेज वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नापा जाएगा 1.25, टाइम टोटल मिला के हो रहा है 40 मिनट, यानी कि 30 मिनट प्लस 10 मिनट, यानी 40/60 को हमने आवर में चेंज किया, बस और कुछ नहीं किया। तो कितना आया 1.875 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एवरेज स्पीड में जाएंगे तो 3.75 इनका टोटल डिस्टेंस है, 3.75 इनका 2.5 प्लस 1.25, ये इनका टोटल डिस्टेंस है। 2.5 यहाँ चले, फिर 1.25 यूं चले, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3.75, डिवाइड किया हमने 40/60, जो क्योंकि 40 मिनट में ही किया, 5.625। तो देखिए
कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदलता है। अब जो पिछले डिस्कशन में हमने देखा, हमने बहुत ध्यान से डिस्टिंग्विश किया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को। अब ये डिस्टिंक्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या मैग्नीट्यूड लें वेलोसिटी की। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो या तो बराबर होगी, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज, जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको समझा दूं। जब हम एवरेज लेते हैं, मान लीजिए इधर इधर मूव किया आपने, तो यहां से यहां तक टाइम इंटरवल लिया और टाइम इंटरवल को डिवाइड किया, इतना डिस्प्लेसमेंट है या इतना डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया तो वेलोसिटी आ जाएगी एवरेज, डिस्टेंस से डिवाइड किया तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी इंस्टेंस की, तो किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं, बिल्कुल छोटे पॉइंट पे बात करते हैं, यानी मान लीजिए t इक्वल टू 3.01 सेकेंड, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, किसी इंटरवल को नहीं ले रहे हैं। इंटरवल डेल्टा टी होगा लेकिन वो विल बी वेरी स्मॉल। तो जब हम इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो बनी बात है कि इसकी वेलोसिटी और इसकी स्पीड एक होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम अगर दर्शाना चाहें मैथमेटिकली तो उसका ये होती है फर्स्ट डेरिवेटिव, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी v आपका जो इंस्टेंटेनियस in दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस के लिए, तो dx बाय dt होता है। इसमें जो dt है वो इतना छोटा है कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा उस समय, बहुत छोटा है, डायरेक्शन की बात ही नहीं उठ पा रही है। तो यहां पर जो टोटल पाथ लेंथ है और जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, वो दोनों बराबर हो जाएंगे इस टाइम इंटरवल में, जो कि टाइम इंटरवल बहुत ही बहुत छोटा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। अब आप ग्राफ देखिए, कुछ ग्राफ्स आपके सामने हैं और आपको बताना है रीजन के साथ कौन सा इसमें कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इनमें से कौन सा है जो वन डायमेंशन मोशन नहीं बता रहा है। ओके, अब इस बहुत ध्यान से देखिए, ये कुछ एट बन रहा है, ये कुछ सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक साइनसोइडल टाइप मोशन है, यहाँ पर आपका कुछ जिगजैग मोशन है। तो अगर पहले वाला देखें, अगर मैं आपको ए में दोबारा ले जाऊं, तो ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल की दो पोजीशन एक टाइम पे नहीं हो सकती। अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, देखिए एक ही पॉइंट पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो ये क्योंकि एक्सटी ग्राफ है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ही जगह पे एक ही टाइम पे दो जगह नहीं हो सकता, टू पोजीशन एट द सेम टाइम, एक टाइम पे दो पोजीशन पे नहीं हो सकता है। अब ये टाइम देखिएगा, इसकी बारे में बात करूं मैं इस टाइम की, तो अगर ये टाइम ले जाऊं तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, दो जगह एक साथ नहीं हो सकता। अब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जो आपने बी देखा ये भी वन डायमेंशनल बता नहीं रहा आपको। क्यों? क्योंकि अगेन यही चीज सिनेरियो है कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में दो पोजीशन या दो वैल्यू वेलोसिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये आपका वीटी ग्राफ है। तो आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो इसी टाइम पे यहां पर भी है, यहां पर भी है। इसका मतलब सीधी बात है कि ये वन डायमेंशन नहीं है। यहां पर देखिए इस वीटी ग्राफ में, ये क्योंकि स्पीड स्पीड और टी है, ये वीटी ग्राफ में है, ये भी आपको वन डायमेंशनल मोशन नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव कैसे हो सकती है? ये तो स्पीड टाइम है ना, इसमें नेगेटिव कैसे आ सकता है? अब इसमें तो बात करेंगे इस, ये अगेन टोटल पाथ लेंथ और आपका ये टाइम की ग्राफ है। तो यहां पर आप देखिए कि ये भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो टोटल पाथ लेंथ है ये कम हो सकती है क्या टाइम के साथ? क्या ये टोटल पाथ लेंथ आपका टाइम के साथ कम हो सकती है या बढ़ेगी? टोटल पाथ लेंथ हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। ये, इसको ऐसा होना चाहिए था कि ये बढ़ती ही चली जाए। अगर यहां पर ये डिप कर रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इस फिगर को देखिए, ये आपका एक्सटी प्लॉट है एक डायमेंशन मोशन का पार्टिकल का। क्या ये सही होगा इस ग्राफ को देख के कि जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जब टाइम लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, एक पैराबोलिक पाथ में जा रहा है जब टाइम ग्रेटर देन जीरो है? यदि ऐसा नहीं है तो जरा इसका बहुत सटीक आपको फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा इस ग्राफ से। पहली चीज तो है, इसका आंसर है नो। ये एक्सटी ग्राफ है। ये जो एक्सटी ग्राफ है, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन for t less than 0 on a parabolic path for t greater than 0 cannot be shown as the given graph। इस तरीके से तो दिखाई नहीं जा सकता। क्यों? पहला तो हमने बता दिया कि ये नहीं है ऐसा, क्योंकि जो पार्टिकल की बात हो रही है ये एक ट्रेजेक्टरी बना रहा है पाथ t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पे। एक फिजिकल सिचुएशन जो इसको रिजेबल करेगी
तो ये तभी हो सकती है जब कोई एक आइटम हो या पार्टिकल हो, ये किसी हाइट से आप इसको गिरा रहे हैं, तभी हो सकता है। एक पुलिस वैन है, ये हाईवे पे मूव कर रही है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर इन्होंने फायर किया एक बुलेट। आपकी एक थीफ की कार है, चोर है, और वो बड़ी तेजी से भाग रहा है, उसकी स्पीड बड़ी तेज है, 192 किलोमीटर पर आवर। जो मजल स्पीड है, यानी कि जब वो बंदूक से या आपके रिवॉल्वर से निकलती है, तो उसकी 150 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट दी थीफ कार? आपको में ये मानना है कि थीफ की कार पे जाके ये लगने वाली है आपकी बुलेट, और आपको बताना है कि किस स्पीड से ये लगेगी। आपको क्या करना है कि एक स्पीड ऐसी बताना है जो थोड़ी सी रेलिवेंट हो, ताकि थीफ की कार को डैमेज हो। तो इसमें कुछ वैल्यूज इस तरीके से है। देखिए, सीधा साधा मामला है कि कार इस तरीके से दो है, मूव करी, यहां से गोली चली और यूं गई, ये भी मूव करी, ये भी मूव करी, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आप लेंगे इसकी। अब देखें, जो स्पीड है पुलिस वैन की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरीके से जो मजल स्पीड है बुलेट की, वो आपको अपने आप मीटर पर सेकंड में दी हुई है। अब थीफ के बारे में बात करते हैं, चोरों की कारों के बारे में बात करते हैं। 192 किलोमीटर पर आवर है, इसको वीटी मानते हैं, इसको वीपी मानते हैं पुलिस के लिए, थीफ के लिए। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53.3 मीटर पर सेकंड, यानी कि तीनों को हम मीटर पर सेकंड पे ले आए। अब देखिए, क्योंकि बुलेट आपने फायर किया है मूविंग वैन से, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी? देखिए, ये ऑलरेडी मूव कर रही है 8.33 पे, और आपने 150 पे इसको फायर किया, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम जोड़ें तो दोनों की जुड़ जाएगी, 150 प्लस 8.33, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कहूंगा इसको, मैं ये कहूंगा कि आप किसी मोमेंटम में ऑलरेडी है और उस पर आप फायर कर रहे हैं, तो आईए स्पीड तो जिससे जुड़ जाएगी। लेकिन जो दोनों व्हीकल्स हैं, वो एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। तो वेलोसिटी जिससे बुलेट हिट करेगी थीफ कार को, यानी कि वीबीटी, इसका मतलब जो वीबी विद रिस्पेक्ट टू वीटी हमको निकालना है, वो सीधा 158.33 माइनस 53.33, क्योंकि ये इस दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब आप इसको अगर माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आएगा 105, इन दोनों को माइनस करने पर 105 मीटर पर सेकेंड। आपको सुटेबल फिजिकल सिचुएशन बतानी है इन ग्राफ के हिसाब से। 3.22 ये है, ABC आपको दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए कि पहला वाला जो है ये आपका XT ग्राफ है। ये आपको क्या बता रहा है कि पहले तो एक रेस्ट है, और इनिशियली द बॉडी वॉज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि x आपका 0 है, t0 पे x 0 है। फिर इसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है टाइम के साथ, और ये इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट वेलोसिटी ले आती है, राइट। और उसके बाद क्योंकि XT ग्राफ है, इसलिए अगर ये XT ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिले, इसका मतलब ये है कि आपका कांस्टेंट वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होती है या रिड्यूस होती है, रिड्यूस हो रही है टाइम के साथ, ये रिड्यूस हो रही है। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, और एक कांस्टेंट वैल्यू ये एक्वायर कर ली थी। अगेन सीधी सी बात है, XT में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब कांस्टेंट है। अब यही सिमिलर फिजिकल सिचुएशन तब होगी, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, फुटबॉल, ये आपका रेस्ट पे है, जैसे इसको किक किया गया तो हो सकता है कि ये वॉल पे आपने मारा, इसको रिजिड वॉल पे गया तो इसकी स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस होगी। फिर ये जैसे प्लेयर के पास आई, जिसके पास उसने किक किया है, वो उसके पास आएगी, और उसके बाद थोड़ी देर में इसको विराम मिल जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये वाले ग्राफ की, तो बड़ा इसमें एंटेना जैसा ग्राफ है ये। तो ये जो वीटी ग्राफ है, इसमें ध्यान रखिएगा, वीटी ग्राफ में जो साइन है वेलोसिटी का, वो चेंज हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है टाइम के साथ। ये सिचुएशन कब होगी? जब बॉल को आप ड्रॉप करेंगे किसी हार्ड फ्लोर पे, किसी हाइट से, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर है और आपने बॉल ड्रॉप किया, ये इसको स्ट्राइक करेगी, रिबाउंड करेगी, वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, और ये बार बार इसको रिबाउंड करती रहेगी जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो यही चीज़ है, इसमें बहुत ध्यान से देखिए कि पहले ऐसी आई, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, वीटी ग्राफ है, इसके बाद एक पॉइंट पे यहाँ पर आके ये जीरो हो जाएगी। तीसरा आपका इस तरीके से है, ये आपका एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ का मतलब ये है एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ। ये बता रहा है कि इनिशियली, अगर मैं इस तरीके से फिर से बना दूं आपके लिए, तो इनिशियली जो बॉडी है ये किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है किसी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए, और उसके बाद फिर वो ड्रॉप कर जा रहा है जीरो तक। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है ये मूव कर रही है सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये सिचुएशन कहाँ आएगी? जब आप एक हैमर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि आपका ये हैमर है, ये अगर
इस तरीके से हैमर बनाऊं और यहाँ पर नेल है, तो इस पे जब ये चोट कर रहा है तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनेगी आपकी। ये जो फिगर है, थोड़ा साइनोसाइडल सा फिगर दिख रहा है, ये एक्सटी ग्राफ है बेसिकली। ये आपको एक डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा है, इसको हम आगे भी देखेंगे। आपको साइन बताना है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का या इन वेरिएबल का, जो पार्टिकल t इक्वल टू 0.3 सेकंड पे होगा, 1.2 पे होगा और -1.2 सेकंड पे होगा। यानी आपको 3 सिनेरियो दिए हैं, t इक्वल टू 0.3 यानी कुछ इस जगह पे, t इक्वल टू 1.2 यानी कुछ इस जगह पे, t इक्वल टू -1.2 यानी कुछ इस जगह पे। तो पहली चीज तो ये है कि अगर t इक्वल टू 0.3 पे लें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, t इक्वल टू 1.2 पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और t इक्वल टू -1.2 पे लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो आप आगे भी देखेंगे पार्टिकल, इसमें एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, a इक्वल टू इस तरीके से। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, जहाँ पर ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो t जब 0.3 सेकंड है और इस टाइम इंटरवल में x आपका नेगेटिव है, अगर आप एक्सटी ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें, जो स्लोप है एक्सटी प्लॉट का वो नेगेटिव है, इसी के कारण दोनों ही पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हम इक्वेशन पहला लें और एक्सेलरेशन जब पार्टिकल का होगा तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और t इक्वल टू 1.2 पे क्या होगा, इसमें अगर आप बहुत ध्यान से अगर ग्राफ को देखें तो x पॉजिटिव है, और जो स्लोप होगा xt, अगर आप देखें xt प्लॉट का, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है। अब इक्वेशन के बारे में बात करें, अगर जो मैंने अभी आपको हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बताई, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। जब माइनस या इस तरफ जाएंगे आप, इस जगह पे इसकी बात करेंगे, तो यहां पर देखेंगे कि x तो ऑलरेडी नेगेटिव है, जो स्लोप है xt प्लॉट का वो भी नेगेटिव है, और क्योंकि दोनों x और t नेगेटिव है, वेलोसिटी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन जो अभी मैंने आपको इक्वेशन दिखाई, यहां से देखेंगे तो एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव होगा। इस फिगर के हिसाब से एक xt हमारे पास प्लॉट है और पार्टिकल 1 डायमेंशन में है, 3 डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल आपको बताए गए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब किस टाइम इंटरवल में, इन विच टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल में जो एवरेज स्पीड है होगी वो ग्रेटेस्ट होगी, किस में कम से कम होगी, और आपको साइन भी बताना है एवरेज वेलोसिटी का हर एक टाइम इंटरवल में। तो सबसे पहली चीज समझिए कि इंटरवल जो आपका तीसरा है, इसमें सबसे ज्यादा है, एक्सटी ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। इंटरवल 2 में लीस्ट है, और आपका अगर हम इंटरवल 1 और 2 की बात करें, इन दोनों में, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि ये नीचे है इसका मतलब नेगेटिव है। अब देखिए, जो एवरेज स्पीड होती है पार्टिकल की, ये यहाँ पर एक्सटी ग्राफ में दिखाई गई है, वो कैसे निकालते हैं आप? स्लोप से निकालते हैं। किसी भी एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ इस ग्राफ में आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो स्लोप है आपका, ये ग्राफ जो है, इसमें अगर आप देखें जो स्लोप है वो मैक्सिमम और मिनिमम, स्लोप इज मैक्सिमम मिनिमम कहां पर है? इंटरवल 3 और 2 पे। स्लोप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये ज्यादा स्लोप है, ये कम स्लोप है, इस तरीके से समझिए इसको। इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है पार्टिकल की वो बहुत ज्यादा है, ग्रेटेस्ट है इंटरवल 3 में, और सबसे कम किस में है? इंटरवल 2 में, या सबसे कम स्लोप है। तो जो साइन है एवरेज वेलोसिटी का वो पॉजिटिव है 1 और 2 में, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इसके ऊपर है। जो साइन है एवरेज वेलोसिटी का वो 1 और 2 में आपका पॉजिटिव है, और जो स्लोप है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा कि स्लोप जो होता है dx/dt या डेल्टा x/dt, यही तो आपका वेलोसिटी होता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, जो इंटरवल 3 है, यहाँ पर स्लोप हो जाता है नेगेटिव, इस तरीके से स्लोप हो जाता है आपका, और स्लोप नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव होगा। इस फिगर में आपको एक स्पीड, अभी आप वीटी ग्राफ यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ है, ये वीटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ है। एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, 3 अलग अलग आपको इंटरवल दिए हैं टाइम के। किस इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट होगा मैग्नीट्यूड में, किस इंटरवल में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगी, आपको ये भी चूज करना है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट डायरेक्शन मोशन। आपको साइन बताने हैं वियर ए का इन तीनों इंटरवल में, और ए और बी और सी डी, ए बी सी डी, इस पे आपको एक्सेलरेशन भी बताना है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको केवल इसके स्लोप्स देखने हैं, स्लोप्स कैसे आ रहे हैं, बस इस स्लोप से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि ये जो 2 है, इस स्लोप की बात करें आप, तो क्योंकि यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ज्यादा है, 2, एवरेज स्पीड किस में होगी? इंटरवल 3, v आपका पॉजिटिव है 1 2 3 में, a पॉजिटिव है 1 3 में,
नेगेटिव इंटरवल 2 में है और एक्सेलरेशन ABCD चारों जगह 0 है। क्यों? पहली चीज तो यह है कि एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप से बताया जाता है, जो मैं पहले भी बता रहा हूं कि स्लोप से बताया जाता है। यानी कि आप स्लोप जो है इस तरीके से लेते हैं, जो tan थीटा होता है वो स्लोप बताता है। इस केस में जो हमने फिगर देखा, यहां पर बताया गया है कि स्लोप जो स्पीड टाइम ग्राफ का है, जो इस टाइम इंटरवल के बीच में है, क्योंकि स्लोप इस स्पीड टाइम ग्राफ में वो मैक्सिमम है इंटरवल 2 में, तो एवरेज एक्सेलरेशन इस इंटरवल में सबसे ज्यादा होगा। अब जो हाइट है कर्व की टाइम एक्सिस से, ये आपको एवरेज स्पीड बताती है, कितनी हाइट है इसकी, ये ज्यादा है ये कम है, ये एवरेज स्पीड बताती है। अब क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रेड इंटरवल 3 है इसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने कहा कि एवरेज स्पीड इस इंटरवल में सबसे ज्यादा होगी। अगर पहले इंटरवल की बात करें तो जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ की वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, इसीलिए जो स्पीड है पार्टिकल की वो आपकी पॉजिटिव होगी। अगर इंटरवल 2 की बात करें तो जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ का वो नेगेटिव होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, लेकिन जो स्पीड है वो पॉजिटिव है, बिकॉज स्पीड स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। तीसरे स्लोप में अगर हम जाएंगे, या आप ये कहें तीसरे इंटरवल में जाएंगे, तो जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ का वो 0 है। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है इस टाइम इंटरवल में, स्लोप 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर आप देखिए तो जो पार्टिकल कुछ यूनिफॉर्म स्पीड पे तो जा ही रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में। ABCD चारों पॉइंट पे ये सारे के सारे टाइम एक्सिस पे पैरेलल आते हैं, यानी कि स्लोप 0 है इस पॉइंट पे। जब स्लोप है 0 है ABCD, क्योंकि ये स्लोप ही तो आपको एक्सेलरेशन बता रहा है, क्योंकि स्लोप 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन पार्टिकल का 0 है। तो ये सवाल जवाब हुए जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।